हेलो दोस्तों, मैं जकवान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में का फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम हिस्टोरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो सीटेट के एग्जाम में भी कम महत्वपूर्ण है और 12th में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी बेस्ट है और जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उसके लिए महा बेस्ट है। तो दोस्तों, तो चलिए हैं वीडियो की ओर। प्रथम क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध सभी को पता होगा कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच? एक था मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच होता है। जिसमें से क्या होता है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? विजय होती है और मोहम्मद गौरी की क्या होती है दोस्तों? हार होती है। लेकिन क्या करता है पृथ्वीराज चौहान? मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे देते थे, जिसकी वजह से द्वितीय तराइन का युद्ध होता है। द्वितीय तराइन का यानी तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है दोस्तों? हार होती है और मोहम्मद गौरी की दोस्तों क्या होती है? जीत होती है। और पृथ्वीराज चौहान की क्या किया जाता है दोस्तों? हत्या कर दी जाती है। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है दोस्तों, यह शब्द भेदी व अनजानता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम समझे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की क्या होती है? जीत होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 12 से 6 ईस्वी में क्या होती है? मोहम्मद गौरी को चौगान खेलते के दौरान क्या होती है? मोहम्मद गौरी की क्या होती है? 1206 ईस्वी में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी को अपना कोई पुत्र नहीं होने के कारण मोहम्मद गौरी अपना दास को कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? दोस्तों, गुलाम वंश यहाँ पे हम गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। गुलाम वंश दोस्तों, मोहम्मद गौरी को कोई अपना पुत्र नहीं होने के कारण अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे बना दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यही ऐबक जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1206 ईस्वी में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है, यानी राजा बनता है या शासक बनता है। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करता है, जिसको हम ममलुक के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ममलुक के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, या दास के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, गुलाम वंश 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और 1290 तक गुलाम वंश की क्या होती है? 1290 तक गुलाम वंश चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद होता है क्या, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चौगान खेलने के दौरान। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सिलसिला गुलाम वंश का चलते ही रहता है। उसके बाद खिलजी वंश का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करता है। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का क्या किया था दोस्तों? स्थापना करता है। खिलजी वंश का क्या करता है? स्थापना करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश का स्थापना किसने करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक कुर्शासक, इसने अपनी सैनिक को, इसका एक सैनिक रहता है जिसका नाम था मलिक गाफूर को दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी भेजता है, जहां पे
उसने राजा रतन सिंह, ठीक ना, जो कि कहाँ रणथंभौर का शासक रहता था, रणथंभौर का राजा रतन सिंह, रणथंभौर का क्या रहता है, शासक रहता है कौन, राजा रतन सिंह, ठीक है दोस्तों। और राजा रतन सिंह के बीच क्या होती है, इसकी क्या होती है, युद्ध होते हैं, जिसमें राजा रतन सिंह की क्या हो जाती है, देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके राजा रतन सिंह की पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है पद्मावती, रानी पद्मावती। कहता है दोस्तों इतिहास के सबसे सुंदर नारी के रूप में रानी पद्मावती को रखा जाता है। इसका चर्चा मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी किताब में करता है। कहता है कि जब रानी पद्मावती बाग में टहलते थे तो फूल सुगंध देना बंद कर देते। ऐसे कल्पना है दोस्तों, कोई मुख्य रूप नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो राजा रतन सिंह की क्या होती है, युद्ध होता है जिसमें अलाउद्दीन की क्या होती है, जीत होती है, और राजा रतन सिंह की क्या होती है, हार होती है। दोस्तों अस्थाई सेना का रखने का शुरुआत किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्थाई सेना रखने का शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तुझे के बाबरी या बाबर नामक के लेखक कौन है दोस्तों, तुझे के बाबरी नामक का लेखक स्वयं बाबर है दोस्तों। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था दोस्तों, ठीक ना। तुझे के बाबरी या बाबर नामक का लेखक कौन है दोस्तों, ये बाबर स्वयं है, और बाबर ने मुगल वंश का स्थापना करता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों मुगल वंश का स्थापना करता है बाबर, ठीक ना। बाबर दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों, प्रथम युद्ध, ठीक ना। 1526 ईस्वी में एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी, जिसमें से क्या होता है दोस्तों, इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है, और बाबर की क्या होती है दोस्तों, जीत होती है। और जीत होने के बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों पानीपत का दूसरा भी युद्ध होता है 1556 ईस्वी में। एक तरफ था हेमू, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, और एक तरफ था अकबर का सेनापति बैरम खान, जिसमें से अकबर की जीत होती है और वहां विक्रमादित्य की क्या होती है दोस्तों, हार होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बंगाल विभाजन किसने किया था दोस्तों, बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, कब, तो दोस्तों 1905 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बंगाल विभाजन किसने किया था, तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन करता है। और दोस्तों 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन क्या होता है, रद्द किया जाता है। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, सभी को पता है दोस्तों हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के बारे में जानते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता की अगर खोज हुआ था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है दोस्तों। किस नदी के तट पे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे। और किसके नेतृत्व में हड़प्पा का खुदाई हुआ था दोस्तों, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ था दोस्तों, खुदाई हुआ था दोस्तों। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में दोस्तों इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसके बारे में आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी का लेखक कौन है दोस्तों, अकबरनामा या आईने अकबरी का लेखक कौन है दोस्तों, अबुल फजल। कौन है दोस्तों, अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल, ठीक ना। मुगल का भाषा क्या था, राष्ट्रीय भाषा फारसी था दोस्तों। क्या था दोस्तों, फारसी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल का राष्ट्रीय भाषा क्या था दोस्तों, फारसी। तो अकबरनामा आईने अकबरी का लेखक कौन है, अबुल फजल है। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल। उसके बाद देखते हैं आगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। अगर हिस्ट्री की बात है और शेरशाह सूरी की बात ना है तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो शेरशाह
शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। यहाँ देखिए शेरशाह सूरी के मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां है दोस्तों। क्या नाम है, फरीद खां। और यही शेरशाह सूरी है दोस्तों जिसने जीटी रोड बनाया था। ठीक है दोस्तों, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था या मरम्मत किसने कराया था दोस्तों, तो शेरशाह सूरी। और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी और बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और चंदौर का युद्ध हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी और किसके बीच, हुमायूं के बीच। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, तो ऐसा हम जान लेते हैं, कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। ठीक है दोस्तों, कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, एक तरफ था दोस्तों हुमायूं और दूसरी तरफ था दोस्तों बाबर, दोनों के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। अगर गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक थे। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक किसने किया था दोस्तों, तो श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था, श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाधीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज का उपाधि धारण किया था दोस्तों। महाधीराज का उपाधि धारण किसने किया था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की क्या किया था दोस्तों, उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक थे दोस्तों, जो रुपया पे यानी सिक्कों पर बीना बजाते हुए नजर आते हैं। और समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद जानते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वाणभट्ट। कौन था दोस्तों, वाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे, वाणभट्ट, जिसने हर्षचरित की रचना किया। हर्षचरित की रचना किसने करता है दोस्तों, वाणभट्ट करता है। तो ये हर्षवर्धन के राज के कवि थे दोस्तों। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थी, ह्वेनसांग भारत आए थे दोस्तों। लंबे समय तक हर्षवर्धन के दीर्घकालीन में रहा था, लंबे समय तक। ठीक है दोस्तों, डाक सेवा का शुरुआत किसने किया था दोस्तों, डाक सेवा यहाँ देखिए, डाक सेवा, रेल सेवा, ठीक ना, हड़प नीति, डाक सेवा, रेल सेवा, हड़प नीति, इन सभी का शुरुआत करने वाला था दोस्तों डलहौजी। ठीक ना दोस्तों, डलहौजी। यानी डाक सेवा और रेल सेवा और हड़प नीति का शुरुआत किसने किया था दोस्तों, तो डलहौजी। सर्वप्रथम इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों 16 अक्टूबर 1853 ईस्वी को रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। और कब, 1853 ईस्वी में 34 किलोमीटर चलाया गया था। ठीक ना, तो डाक सेवा, रेल सेवा, हड़प नीति का शुरुआत किसने किया था दोस्तों, डलहौजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन, दांडी यात्रा का शुरुआत कब होता है दोस्तों, तो दोस्तों दांडी के बारे में बात कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा का क्या होता है दोस्तों, शुरुआत होता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी का शुरुआत होता है। इसमें से महात्मा गांधी के साथ 72 प्रतिनिधि थे। और 28 दिन के पदयात्रा करने के बाद 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दांडी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचता है। और दांडी में से समुद्र में से नमक निकालकर नमक कानून का उल्लंघन करता है। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्वाभिमान अभियान आंदोलन का क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।